Today we can discuss about the air masses, fronts and its type. एयर मास तो ऐसा है, अभी ग्रुप ऑफ एयर एक ग्रुप होगा, उसका अपना सा एक कैरेक्टर होगा। अभी उसका टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब ना एक कॉमनली एक तो एयर मास होगा। जैसे हम लोग अभी बैलून को अभी फिल करते समय हम लोग जब अभी हमारे मुंह से ये बनाता है ना, तो अभी एक एयर तो इधर इसके अंदर एक तो एयर का एक ग्रुप बन जाता है, तो बलून ऐसा बड़ा होकर एक बड़ा मास बन जाता है। सेम वे इन द एटमॉस्फेयर ऐसा एक ग्रुप बन जाएगा एयर का, दैट सॉरी तो ऐसा एक ग्रुप बन जाएगा, दैट वी विल से इट एज एयर मास। फ्रॉस्ट नहीं, फ्रॉन्स। ओके, तो फ्रॉन्स है, ये जो एयर मास है वो एयर मास का दो एयर मास जब आता है उन दोनों के बीच में जो डिविजन है, वो बीच का जो जगह है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ एन एयर मास। तो वो दैट वी विल से यूजुअली एज फ्रॉन्स। एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज in detail is the air mass, the fronts and its different types. Let's see what is an air mass. अभी एयर मास ऐसा है, अभी इसमें एक तो जग स्पेस हो, अभी एक तो स्पेस होगा, अभी दिस इज अर्थ सरफेस, तो एयर ऐसा होगा, एयर उड़ा के ऊपर आ जाएगा, तो इसका एक ऐसा बड़ा मास बन जाएगा, तो इसके अंदर पूरा एयर है, एंड विच विल शोस ए यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। अपना सा एक तो यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक हो, ऐसा बहुत कुछ एयर मासेस होगा। अभी एक जगह का क्लाइमेट एक कंट्रोल करेगा, अभी हमारा इधर बारिश आ रहा है, तो इधर क्या होगा, ऊपर तो थोड़ा एक बड़ा एयर मास होगा, वो तो सैचुरेटेड होगा, वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा वो, सो दैट्स वाई। तो अभी ठंडा सीजन में क्या होगा, यहाँ पूरा ठंडा एरिया होगा, तो क्या होगा, उधर भी एयर कैसे होगा, वो कूल होगा। तो इतना बड़ा एयर का एक मास होगा, तो वो एयर, हेलो प्लीज म्यूट योर माइक। Yes. तो ऐसा बहुत कुछ एयर का मासेस है, दैट वी विल से इट एज एयर मासेस। एंड एयर मास इज ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर विथ जनरली यूनिफॉर्म क्या क्या है, इसमें टेम्परेचर होगा, यूनिफॉर्म ह्यूमिडिटी होगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा, यूनिफॉर्म। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? ओके, तो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, डेंसिटी होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो, दैट विल हैव ए सर्टेन यूनिफॉर्मिटी। दैट काइंड ऑफ एयर, the large body of air, we can say it as air mass, and it may extend hundreds of thousands of kilometers horizontally and also vertically, and sometimes as high as top to the troposphere. So troposphere we have discussed the last वो क्लास में जब we have studied about the structure of the atmosphere, उसी टाइम में ट्रोपोस्फियर के बारे में बोल दिया है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। तो एयर मास का देखो कितना लेंथ है, इतना बड़ा एयर का मास होगा, एयर का बॉडी होगा, दैट विल एक्सटेंड फ्रॉम hundreds of kilometers to thousands of kilometers, and it has a height of from 5 किलोमीटर नहीं है तो जो सरफेस से थोड़ा ऊपर से अप टू ट्रोपोस्फियर का वो जगह टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर, इट इज अप टू 15 किलोमीटर तक इसका हाइट भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एन एयर मास। डोंट थिंक इट इज अ स्मॉल बॉडी, इट इज अ वेरी ह्यूज बॉडी ऑफ एयर। तो इसका एक डेफिनेशन दिया है बैरी और चोर्ले ने, ये तो जरूरी नहीं है फिर भी
It's a large body of air whose physical properties like the temperature, moisture, density, normal lapse rate, ये भी हो, normal lapse rate भी हम बोल दिया है, increase in temperature at particular time. तो physical properties हो गया, then इसमें क्या क्या होगा, temperature है, moisture content है, lapse rate of the temperature, more or less uniform. ये है इसमें बहुत important चीज, इसमें there is an homogeneity, there is less of uniform, and it's usually horizontal and also have vertical there may be changes, but horizontally almost there is uniformity and extents of hundreds of kilometers. That is called an air mass. So air mass forms whenever the atmosphere remains in contact with a large, relatively uniform land or sea surface for a time sufficiently long to acquire the temperature and moisture properties of that particular surface. तो ऐसा है, अभी एक एटमॉस्फेयर का एयर मास है, तो उसका तो कुछ कैरेक्टर हम बोल दिया, उसका तो टेम्परेचर कॉमन होगा, मॉइस्चर, ये सब बोल दिया, लेकिन ये टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा? ये मिलने के लिए इट शुड बी, द एयर मास शुड बी इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो वो एक जगह होगा, वो जगह का अभी डेजर्ट रीजन का क्लाइमेट क्या है, वो ड्राई होगा, वो हॉट होगा, तो एटमॉस्फेयर वो एयर मास का कैरेक्टर क्या होगा, वो बेस्ड ऑन द लैंड सरफेस और द ओशियनिक सरफेस वेयर द दिस एयर एक्सिस्ट, बेस्ड ऑन दैट the characteristic of the air mass also varies. अभी desert region है तो moisture content तो इसमें तो बहुत कम होगा and that will be warm और hot होगा वो air, तो उसका अपना character मिलेगा. अभी ठंडा region है, cold desert region है तो क्या होगा, that will be dry होगा but it will be cool और cold होगा वो air. तो इसका अपना characteristic होगा based on the place where they exist. So that area, the place which provides particular characteristic to air mass is known as the source region. Air mass का एक homogeneous temperature, pressure और moisture content होगा, ये देने के लिए it should stay for a particular area for a longer time. Then only the air will get that particular characteristic. And that particular area we will say it as source region. So mostly in Earth, the air mass originate in polar and subtropical latitudes. Subtropical latitudes, even in equator there is air masses, but equator का क्या problem है? Even in daily उधर temperature variation हो रहा है, क्योंकि उधर continuous 4 o'clock rain आप सुना होगा that particular equatorial region में, फिर भी there is air masses, but most major air masses are forming near to polar region or the Arctic region and the subtropical or the mid latitudinal regions में हमारा ये air masses हो रहा है, बना रहा है. तो then if you look you can see this is cold air, and if you look this is warm air. तो आज ये याद रखना है, कोल्ड एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा, वार्म एयर का डेंसिटी कम होगा. When the air masses move over a new region, it shares its temperature and humidity with that region. अभी यहाँ जनवरी फरवरी के बाद यहाँ तो बारिश आ रहा है, ये तो कहाँ से आ रहा है? इट इज नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून का इन्फ्लुएंस नहीं है. Monsoon is also a huge air masses that is coming. तो यहाँ कैसा है, दिस इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज है, वो वेस्टर्न विंड का, तो वो वेस्टर्न विंड क्या लेके आ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट एयर को लेके आ रहा है. क्या मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन से वो मॉइस्चर कंटेंट एयर को लेके आ रहा है. तो इट्स ए ह्यूज एयर मास कंसिस्टिंग लॉट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, एंड व्हेन इट्स रीचेस हियर, यहाँ क्या है, यहाँ ईस्टर्न हिमालय है, and on one side there is हमारा नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, एंड देयर विल बी ए टी शेप, ऐसा एक तो एल शेप है, तो यहाँ नॉर्थर्न हिमालय है एंड यहाँ ईस्टर्न हिमालय. तो ये इधर आने से दैट एयर मास विल बी
get stopped here. यहाँ तो there will be precipitation. तो it's so ऐसा है. तो क्या है, वो एयर उधर से आ रहा है, कहां से, अटलांटिक रीजन से, तो वो लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक, वो मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा है, वो डंडा कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहा है. अभी असली में यहाँ अभी क्या होनी चाहिए, हम बर्थ टेम्परेचर होनी चाहिए, बट because of this mass air presence in the atmosphere, we are not feeling that much of temperature here. We are getting rainfall here. उतना mass air mass वो moisture content को लेके आ रहे हैं. That is being explained here. When an air mass moves over a new region, it shares its temperature and humidity with that particular region. In general, cold air mass tends to flow towards the equator, and the warm air mass tend to flow towards the pole. So as we know, this is Earth, this is the equator, and these are two poles, north poles and south poles. तो क्या होगा, यहाँ polar region में क्या होगा, cold air mass होगा, तो cold air mass tends to flow towards equator. तो यहाँ से polar region से that will try to move to this direction, equatorial region में move करने के लिए कोशिश करेगा. On the other high, तो यहाँ क्या है, this is warm, यहाँ this is cold air at polar regions, and at equator there is warm air है. तो warm air moves towards pole, equator region से यहाँ cold region तक जाने का कोशिश करेगा. So there will be balance. So this is how the air masses moves in. वो अभी टोटल प्लैनेट लेने से, अभी प्लैनेटरी विंड के बारे में हम लोग कल पढ़ा है, तो ऐसा तो पूरा प्लैनेट लेने से दिस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट इज हैपनिंग इन फॉर द एयर मासेस. कोल्ड एयर मास, दिस इज इन जनरल द बिगर एयर मास के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम पोलर रीजन्स टू इक्वेटोरियल रीजन and equatorial regions back to polar region as warm air masses. So this is how the air masses moves. Then the source region कौन सी है, जहां पे या एयर मास को अपना कैरेक्टरिस्टिक मिलता है. the area from where the air masses get its characteristic, वो homogeneity. ज्यादा टेम्परेचर वाले जगह से डेजर्ट रीजन से आ रहा है, नहीं तो सेमी एरिड और एरिड रीजन से आ रहा है, तो द एयर विल गेट वार्म कम. एंड ज्यादा कोल्ड रीजन, अभी पोलर रीजन से आ रहा है, नहीं तो हिमालयन माउंटेन्स का जो ऊपर ग्लेशियल एरिया से आ रहा है, तो दैट एयर विल गेट कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक. तो ऐसा मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोर्स रीजन. सो बेस्ड ऑन दिस, द सोर्स रीजन itself, they have divided into two types. One is primary or long time source region, and second one is secondary or short time source region. So think that this is the starting point. तो यहाँ से वो बना रहा है. So this is polar region. Let it be for an example. This is polar region. तो यहाँ से ये एयर मास ओरिजिनेट हो रहा है. तो यहाँ इसका ओरिजिनेशन कैसे होगा, पोलर रीजन में है तो वो तो अभी कॉन्टिनेंटल एरिया तो ज्यादा ड्राई होगा, ओशियानिक एरिया तो वो तो वेट होगा, मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज्यादा होगा. एंड as it is coming from polar region, ये तो कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर है. तो दिस एरिया वेयर इट्स ओरिजिनेट इज कॉल्ड द primary source region. The entire characteristic of a air mass is receiving from this source region. What is this secondary region? तो ये तो यहाँ से मूव करना शुरू किया, तो यहाँ रास्ते पे इसका टेम्परेचर, तो यहाँ कुछ जगहों पे टेम्परेचर कम होकर मॉडरेट टेम्परेचर आएगा, नहीं है तो यहाँ एक्सट्रीम हीट एरियाज होगा. तो यहाँ से ये ट्रैवल करते समय इट विल गेट, तो थोड़ा अभी बॉटम रीजन में, नहीं तो अपर पोर्शन में इसका टेम्परेचर का, इसका कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा चेंज होगा. वो कोल्ड एयर मास आ रहा था, लेकिन दैट इफ इट इज ट्रैवलिंग थ्रू ए हॉटर एरिया, तो देयर विल बी इंटरेक्शन ऑफ दिस कोल्ड एयर एंड द वार्म एयर. तो क्या होगा, उधर देयर इज सम चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस कोल्ड एयर मास. सो दैट काइंड ऑफ एरिया, दैट इज एरिया बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, इज नोन एज द secondary source
रीजन हो, उधर से उसका थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, अल्टरेशन होगा, that is called the secondary. Primary hoga where it's originates, therefore the air mass should be stay there for long time, and it has to acquire all the characteristics of the source region, and then when it moves towards the other region, it will acquire the characters, some of the characteristic of the area which is traveled through, and that is called the secondary source region. Based on the nature of the based on the nature of the surface, there is two type of source region. One is continental source region and second one is marine source region. तो एक हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स रीजन है, दूसरा है दिस इज एयर मैक्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल सोर्स रीजन होगा, माराइन सोर्स रीजन होगा। तो नाम सुनने से ही पता चलेगा ये क्या है। एक का ओरिजिन होगा कॉन्टिनेंटल एरिया में वेयर द लैंड एक्सिस्ट, उधर से ये वो एयर मास शुरू होगा, तो दैट इज द सोर्स रीजन विल बी ए कॉन्टिनेंट और ए लैंड मास, that is called the continental source region. And maritime source region means that is originating at the air mass which is originating at oceanic or the water body, वो water body के ऊपर जो air mass बन रहा है that is called maritime, वो area को we will say it as maritime source region. Then based on the latitudes there will be equatorial source region होगा, आज क्या कौन सी पॉइंट में, इक्वेटर में जो एयर मास बन रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम इक्वेटर, तो इक्वेटोरियल सोर्स रीजन है। देन इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल सोर्स रीजन है, दैट इज बिटवीन 5 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में जो एरिया है दैट यूजुअली वी विल से ट्रॉपिकल रीजन। सो ट्रॉपिकल रीजन है तो वी विल से ट्रॉपिकल सोर्स रीजन। देन पोलर सोर्स रीजन है, दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू द पोल्स, पोल्स में तो उधर जहां से वो एयर मास को ठंडा क्लाइमेट मिलेगा, तो कोल्ड ड्राई और कोल्ड मॉइस्चर जो भी मिलता है दैट इज कॉल्ड पोलर सोर्स रीजन। एंड फाइनली द आर्टिक सोर्स region, that is at Arctic. Arctic means in the northern hemisphere ना, northern hemisphere Arctic and southern hemisphere Antarctica, तो ये आर्टिक रीजन दैट इज आल्सो नियर टू द पोल्स। तो इसमें आपस में पोलर रीजन और आर्टिक रीजन में आपस में चेंज होके देखेगा, and this both of these shows cold climate, and if you look at the equatorial source region, tropical region, that will have warm climate. So then major source regions of the earth, ये क्या क्या होगा? From the statement we can say polar oceanic areas, polar oceanic area, poles होगा, तो नॉर्थ पोल होगा, सॉरी सोचो दिस इज द एरिया, तो पोल्स होगा एंड at poles there will be ocean, there will be maritime source, then we will say it as polar oceanic areas. Second one, polar and arctic continental area, continent होगा वो land area होगा and it will be at polar or arctic region में होगा. Then tropical oceanic area, ट्रॉपिकल ओशन मीन्स ट्रॉपिकल, इक्वेटर का वो सामने वाला जगह है, नॉट इन इक्वेटर, सो सामने वाला जगह है एंड इट इज एट ओशियन। देन ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एरियाज, देन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड मानसून लैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इक्वेटोरियल रीजन्स एंड मानसून रीजन बोलने से दैट इज नियर टू इक्वेटर, वेरी नियर टू इक्वेटर है, तो इक्वेटर रीजन होगा, उसी रीजन में ट्रॉपिकल बोलने से ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट होगा, ट्रॉपिकल ओशन भी होगा। देन इक्वेटर का जो भी इक्वेटर लाइन जहां से पास हो है उधर का जो भी एरियाज हो, उधर से जब द एयर इज गेट air will become air mass, we will can say it as the source region is equatorial region and the monsoon lands of Southeast Asia. मानसून रीजन के बारे में भी हम कल we have discussed कौन सी जगहों पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स का जो एक्सटेंशन है साउदर्न हेमिस्फीयर में एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उधर तक we can say the source regions. Then air mass फॉर्म करने के लिए
I have said earlier also, there will be certain conditions to form air masses. ये क्या क्या है? One is there should be extensive and homogeneous surface with uniform temperature and moisture. Extensive होगा, for long time the air mass should be there, and the surface should be homogeneous with what? Temperature. अभी cold temperature हो तो पूरा एरिया में cold temperature होनी चाहिए. Moisture content ज्यादा है होनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा होने से ड्राई होगा, कम ज्यादा होने से वेट होगा, कम होने से ड्राई होगा. तो ऐसा एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शुड बी देयर फॉर दिस सरफेस. Homogeneous character should be for this particular surface, and the air mass should stay there for वो तो next है. So air mass should be stay there for extensive time, and the area also should be a wider, broad area. Like I said, polar region. Polar region का मतलब है पूरा polar area. Arctic region, तो Arctic circle में जो भी area है वो area आएगा. तो उतना बड़ा होनी चाहिए. And there should be convergence or divergence of airflow. There should be convergence. तो air का movement होनी चाहिए. एक जगह से ये होगा, this is actually moving. Converge होगा, नहीं ये तो converge means two air mass joining together or two air masses diverging. तो जैसे कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बोल दिया, ऐसा डाइवर्ज होनी चाहिए और कन्वर्जन होनी चाहिए. एंड atmospheric condition should be stable for considerably long period of time. अभी उधर बीच बीच में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं तो उधर मॉइस्चर चेंज हो रहा है. दैट मीन्स द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेबल. तो क्या होगा? एयर मास का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक बीच बीच में चेंज होगा. सो वी कैन से दैट इज एयर मास. अभी कुछ जगह पे ऐसा होगा. अभी यहाँ मानसून सीजन में क्या होगा? मानसून सीजन में ठंडा एयर, असली में यहाँ क्या है, उसी टाइम में साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सन देयर शुड बी टू मच ऑफ हीट. उतना हॉट एरिया होनी चाहिए था. बट क्या है, वो उधर से पानी लेकर आ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट विंड आ रहा है, तो उधर बारिश गिरेगा तो द कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन विल चेंज. तो एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा. तो the formation of air mass is very difficult at that particular place, सेंट्रल इंडिया में. तो ऐसा उसी टाइम में ऐसा बनाने के लिए मुश्किल है. तो ऐसा नहीं होनी चाहिए. there should be considerable amount of time, period of time should be there for the creation of air mass. So these are the conditions required for the formation of air mass. ये बनाने के लिए पहले होगा extensive and homogeneous surface. second होगा there should be air flow होनी चाहिए, air का blow होनी चाहिए. then third will be वो condition long period के लिए होनी चाहिए. So these are the major conditions for the formation of air masses. Then important area है classification of air masses. So based on the temperature of the source region, we can divide the air mass into two. One is warm air mass, another one is cold air mass. अभी सोचो इक्वेटर रीजन में the temperature is comparatively higher than the polar region. तो polar region में क्या है, वो उधर वो एक cool और ठंडा एरिया है, cold एरिया है, cold region है. एंड इक्वेटर एक वार्म और हॉट रीजन है. तो क्या होगा, जो सोर्स रीजन है वो वार्म है, तो देयर विल बी वार्म एयर मास. एंड जो ठंडा एरिया है कोल्ड, पोलर रीजन में वो कोल्ड एयर है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज कोल्ड एयर मास. एंड as this is warm, it is represented by the capital letter W. And this is cold air mass, it is represented by the term K. cold air mass को K में बोलेगा, warm air mass को W में बोलेगा. Then
based on the place whether they have formed. तो जैसे सोर्स रीजन है, सोर्स रीजन को भी ऐसा डिवाइड किया है हम लोग. इसमें आएगा मेरीटाइम एयर मास एंड कॉन्टिनेंटल एयर मास. मेरीटाइम, the origin of the air mass is at oceanic region or some water body. And what is the characteristic of that air mass? There will be huge humidity or moisture content in that particular air mass. Then the continental air mass, the formation of air mass at land area. Land area में इसका formation है. Land area में what will be the characteristic? Humidity कम होगा, so there will be dryness. I am not saying there is pure absence of moisture. There is presence of moisture होगा, but when comparing to the maritime air mass, continental air mass has less moisture content because it is originating from land area. Land area से इसका तो origination हो रहा है. Again, we can divide this and this. This maritime air mass be represented by small letter m, and continental air mass is being represented by small c. अभी देखो continental cold air mass को क्या होगा आपको? Then we can say small c plus capital K. इसका मतलब क्या होगा? Continental air and cold air mass. कॉन्टिनेंटल एंड कोल्ड एयर मास हो गया. अभी दूसरा, अभी देखो स्मॉल m एंड कैपिटल W. तो इसका मतलब क्या होगा? मेरीटाइम वार्म एयर मास. दैट ऐसा अभी एक लेटर देख लिया तो ऐसा है. सी के बोलने से इसका मतलब ए है कॉन्टिनेंटल है, कोल्ड है. अभी सी डब्ल्यू है तो कॉन्टिनेंटल है, वार्म है. एम डब्ल्यू है तो वो मेरीटाइम है, वार्म है. तो ऐसा दिमाग में आना है. ये लेटर देखे. देन अगेन दिस मेरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल एयर मास को वी कैन डिवाइड दैट इनटू 4 टाइप. 4 कैटेगरी से ये एयर मास को डिवाइड कर सकते हैं. वन इज आर्टिक, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल, थर्ड वन इज पोलर, and the fourth one is equatorial based on the area itself. एक हो गया जगह, कौन सी जगह पे. तो फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन अभी अर्थ सरफेस में कौन सी जगह पे है. तो आर्टिक रीजन और पोलर रीजन हो गया नॉर्थर्न और सदर्न एंड में, एंड मिडिल रीजन में हो गया इक्वेटर, एंड इसके सामने हो गया ट्रॉपिकल. तो इस जगह पे इसका फॉर्मेशन है. एंड बेस्ड ऑन द ओशन और लैंड वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्टिनेंटल एयर मास एंड मेरीटाइम air mass. Then this Arctic air mass as it occur over Arctic region like Greenland, then Antarctica also it will come. Antarctica in the southern hemisphere में है, लेकिन उधर होने से भी we will say it as Arctic air mass. Arctic air mass, and it is represented by the letter capital A. So C, then capital A and W, capital W. इसका मतलब क्या होगा? वो कॉन्टिनेंटल एयर मास है, आर्टिक रीजन में है, एंड वार्म. ये तो आर्टिक रीजन है तो ये W कभी भी ये तो नहीं आएगा. दिस विल बी यूजुअली K आएगा. तो कोल्ड, आर्टिक होगा, कोल्ड होगा. तो ऐसा लेटर को पढ़ना है. Then polar air mass. आर्टिक हो गया. अभी पोलर एयर मास कहाँ है? ए बिट फार्दर फ्रॉम द पोल्स. अभी पोलर रीजन जो सामने है वी विल से इट एज आर्टिक. उससे थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ में होने से वी कैन से इट एज पोलर एयर मास. एंड द एरियाज वेयर साइबेरिया, Canada, North Atlantic and Pacific Oceanic regions. Northern side of Atlantic and Pacific region होगा, Canada होगा, साइबेरिया होगा. तो इसका मतलब क्या है?
वो जगह वी नो दैट कनाडा इट्स अ कोल्ड कंट्री, साइबेरिया रशियन वो सामने है, तो उसी टाइप उधर भी ऊपर अपर पार्ट पोर्शन ऑफ रशिया का उधर ही है, तो उधर भी ठंडा रीजन है. Then northern part of Atlantic and Pacific Ocean. So all these area has cold climate. So polar air mass is comes under this K. Cold air mass के अंडर ही आएगा. तो होगा कॉन्टिनेंट होगा, ओशियानिक भी होगा. Then comes the tropical air mass represented by letter capital T and it occurs in the tropics. 5 डिग्री to 15 और 30 डिग्री के वो उधर तक इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन में. एंड as this is near to equator it shows a warm climate होगा. तो इसके साथ क्या होगा, अभी CM ये सब जगहों में होगा. एंड इफ इट इज T ट्रॉपिकल और E होगा then there will be warm air, warm. if it is Arctic ये और कैपिटल P होने से देयर विल बी कोल्ड K, कैपिटल K होगा इसके साथ. आर्टिक, पोलर, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटर डेवलप नियर द इक्वेटोरियल region. So these are the major type of air mass. Along with that, you can see two more type of air mass. One is stable air mass and one is unstable air mass. ये तो कैसे होगा? Stable air mass तो ऐसा है, वो ओरिजिन एरिया में है. तो ओरिजिन एरिया में जब ये बनाया है तो एरिया को एक खुद सा अपना स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है एंड द एयर मास आल्सो हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक. बट इफ दिस एयर मास इज मूविंग टू समवेयर एल्स, वो तो दूसरे जगह पे, एंड दिस एयर मास इज मूविंग बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग विंड उसको तो लेके दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो उसी एरिया का कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें आ जाएगा. एंड द एरियल टेम्परेचर or the moisture content is is sufficient enough to alter the characteristic of this particular air mass. तब तो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी जाएगा. अभी कोल्ड एयर मास एक डेजर्ट रीजन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, द एरिया इज वेरी हॉट, तो वो उसका स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा. सो बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी वी कैन डिवाइड द एयर मास इनटू टू, स्टेबल एयर मास एंड अनस्टेबल एयर मास. अभी दुनिया में जितना भी एयर मास हो, इफ यू कैन मेक इट लाइक दिस. अभी कॉन्टिनेंटल, आर्टिक, कोल्ड एयर मास, स्टेबल एंड अनस्टेबल, ये ऐड करने से, पूरा ऐड करने से यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ एयर मासेस. अभी पोलर बोल दिया, पोलर ये भी कॉन्टिनेंटल भी होगा, मेरीटाइम भी होगा. तो कॉन्टिनेंटल पोलर और मरीन पोलर एयर मास क्या हो, कैसे होगा, एंड कोल्ड एयर मास होगा, स्टेबल और अनस्टेबल होगा. लाइक इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल होगा, मेरीटाइम और ओशियानिक भी होगा, मेरीटाइम भी होगा, कॉन्टिनेंटल भी होगा. अलोंग विद दैट यू कैन सी वार्म एयर होगा, कोल्ड एयर होगा, नहीं तो स्टेबल एयर होगा, अनस्टेबल एयर होगा. तो इतना यू कैन मेक ऑल दीज टाइप ऑफ air masses. When if somebody is asking for, write the different type of air masses. तो पहले ये सब बोलना है and after that you can create. बट थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है. कोल्ड रीजन में कभी भी वार्म एयर मास नहीं होगा, तो वो अवॉइड करना है, W अवॉइड करना है आर्टिक और पोलर रीजन में. एंड ट्रॉपिकल रीजन में कंपैरेटिवली वी कैन सी इट इज उधर W ही आएगा. That is how the classification of air masses works. If you look at this place, you can see in the these are polar region ना, तो polar region में ये पूरा जगह, if you look at both side, यहाँ दोनों साइड में देखने से you can see the cold air masses. Cold air mass you can see. And as this is the oceanic region, this is maritime, polar हो गया. And this is the continental, the continental हो गया, and this is Arctic हो गया, जो continental का पार्ट है. ये भी maritime, polar हो गया. Then जो भी हो marine oceanic region में तो M यहाँ होगा,
and equatorial region, this is, we know that equator is going like this, so this is the equator region, तो यहाँ बीच में हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरीटाइम इक्वेटोरियल, अभी कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल इक्वेटर, यूजुअली वी डोंट से लाइक दैट, यूजुअली दिस वी विल से इट एज मेरीटाइम इक्वेटोरियल. देन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर यू कैन सी टी, तो टी हो गया, मेरीटाइम हो गया, उधर कॉन्टिनेंटल ही हो गया, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मेरीटाइम ट्रॉपिकल, तो दीज आर वार्म, तो इसके साथ डब्ल्यू भी ऐड कर सकता है इस जगह पे, डब्ल्यू वार्म. स्टेबल अनस्टेबल इट्स डिपेंड्स अपॉन लोकल कंडीशंस. तो यह है इसका डिविजन. अभी ऊपर जाने से कोल्ड, तो कोल्ड पोलर और कोल्ड आर्टिक, ये कॉन्टिनेंटल रीजन में, दैट्स डिपेंड्स, दैट्स वेरी. अभी कोल्ड पोलर बोलने से भी, कोल्ड आर्टिक बोलने से भी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विद कॉन्टिनेंटल है, सब कॉन्टिनेंटल एरिया में इसका आ जाएगा. एंड इफ इट्स इन द ओशियनिक रीजन देयर विल बी मराइन पोलर होगा. यस सर, सेम वे इन द बॉटम रीजन आल्सो. तो ऐसा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास का डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो कॉन्टिनेंटल और मरीन का डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो ट्रॉपिकल इक्वेटर इक्वेटोरियल आर्टिक एंड पोलर एयर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है. along with that you can add based on its movement, you can add the stable and unstable air masses. so ये हो गया हमारा एयर मास. now the second topic, that is fronts. तो क्या है, यहाँ एक कोल्ड एयर मास जा रहा है, दूसरा इधर से एक वार्म एयर मास आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक जगह होगा, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन दीज टू एयर मासेस. ये तो इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, दिस इज कोल्ड एयर मास एंड दिस इज वार्म एयर मास. तो क्या होगा, यहाँ एक बाउंड्री बन गया है. सो दिस बाउंड्री वी कैन से इट एज fronts. The sloping boundary between two convergent air masses of contrasting means different characteristics. एक cold हो गया, दूसरा warm हो गया, दोनों cold है तो उसमें बाउंड्री का कुछ डिफरेंस नहीं है ना, ये तो थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंट होनी चाहिए. अभी दोनों साइड से दो कोल्ड एयर मास आ रहे हैं, दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ चेंजेस है उसमें, बाउंड्री डिलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. बट वन साइड से, एक साइड से कोल्ड आ रहा है, दूसरे साइड से वार्म आ रहा है, तो इन दोनों का बीच वी कैन easily identify the boundaries, then only we can say it as a front. So slopy boundary between two convergent air masses of contrasting different characteristics in terms of what, temperature, velocity, humidity, density, ये सब होने से we can say it as a front. A front is a weather system that is the boundary separating two different type of air mass. तो यहाँ ठंडा आ गया, यहाँ वार्म हो गया, तो यहाँ एक मॉडरेट, अच्छा सा मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ बन जाए. तो इट्स अ वेदर सिस्टम भी है ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ टू contrasting different characteristic air mass. And this area we can say it as line of discontinuity. This area we can say it as line of discontinuity because air mass are homogeneity, अपना सा एक homogeneity है. तो इस जगह पे आने से क्या हो गया, वो homogeneity इस एक एयर मास का दोनों एयर मास का वो homogeneity गया है. So there is some discontinuity happens between these two air masses, that is called the line of discontinuity. So fronts we can say it is a line of discontinuity. And the process of formation of front we can say it as frontogenesis. Frontogenesis क्या है, जो फ्रंट होता तो दोनों साइड से जब two air masses meets, there will be formation of a front, a formation of a boundary. That process we can say it as frontogenesis. May be asked, what you mean by frontogenesis? Then come dissipation of front is known as frontolysis. तो frontolysis है क्या है, वो फ्रंट अभी डिस्टो हो गया, डाइवर्ज होकर गया है, नहीं ये तो दोनों कोलाइड होके एक दूसरे में मर्ज हो गया, नहीं तो ऊपर गया, नीचे गया, तो
वो डिस्ट्रॉय हो गया वो एयर मास, देन वी कैन से इट एज फ्रंडोलाइसिस। ये नाम है, व्हेन इट इज डिस्ट्रॉयड फ्रंडोलाइसिस बोलेगा, व्हेन इट इज फॉर्म्ड वी कैन से इट एज फ्रंडोजेनेसिस। अभी देखो यहाँ से कोल्ड मास आ रहा है एंड यहाँ से वार्म, तो ये जो जगह है दिस इज एक्चुअली द फ्रंट एरिया। यहाँ क्या हो गया, वो डेंसर कौन सी वाला है, अभी प्लेट टेक्टोनिक में भी बोल दिया है, जो डेंसर है वो नीचे जाएगा, वो लाइटर है वो ऊपर आ जाएगा। लाइक द सेम कोल्डर एयर मास तो आ गया एंड इट्स मिक्स विद वार्म एयर, तो वार्म एयर क्या होगा, ऊपर उड़ाएगा, उड़ जाएगा, बिकॉज इट इज लाइटर कंपेयर टू द कोल्डर। तो ऊपर जाने से देयर विल बी रेनफॉल, क्योंकि उधर यहाँ बारिश आने का चांसेस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्लाउड्स जब पढ़ाता है उसी टाइम बोल देगा व्हाट इज क्यूमुलोनिम्बस, लाइक ए कॉलीफ्लावर। अभी हमारा वो रेनी क्लाउड्स है ना, वी विल से इट एज निम्बस क्लाउड्स। Cumulonimbus means the rainy clouds which has the shape of a cauliflower. तो cauliflower जैसा clouds को we will say cumulonimbus। तो ऐसा है यहाँ भी, when there is convergence of a cold air and a warm air, there will be formation of this nimbus clouds, cumulonimbus clouds, and there will be heavy precipitation, very high chance for sea. So ISA boundary, we can say it as front or line of discontinuity. When the front is forming, we can say it as frontogenesis, and when the form is destroying, we can say it as frontolysis. Then there are mainly 4 type of fronts. 4 तरह का fronts boundary है. Fronts means boundary. 4 तरह का boundary है. एक cold आ रहा है, तो दूसरा warm आ रहा है. तो क्या होगा? One is stationary fronts. When the surface portion of a front does not change, the two air masses are unstable to push against each other and there will be stationary. अभी दोनों साइड से दो एयर मासेस आ रहे हैं एंड दे आर ऑफ इक्वल पावर, उसका अपना सा दोनों का सेम पावर है, तो क्या हो गया, अभी दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं एंड दोनों का सेम पावर है, तो क्या होगा, कोई नहीं जीतेगा कोई नहीं हारेगा, दोनों एकदम साथ साथ लड़ेगा एंड कोई नहीं जीतेगा कोई नहीं हारेगा. So there will be a stationary position, stable position. That kind of front, that kind of boundary, we can say it as stationary fronts. If you look at this picture, you can see यहाँ से cold आ रहा है, यहाँ से warm आ रहा है, and दोनों हारने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा, there will be a balance between these two. तो ये बीच बीच में, तो यहाँ से वो वार्म एयर मास धीरे धीरे मेल्ट होकर, वो कन्वेक्शन होकर उधर बारिश आकर, ऐसा धीरे धीरे बोथ द कोल्ड एंड एयर मास तो खत्म हो जाएगा. ऐसा प्रोसेस है स्टेशनरी में. उधर कुछ चेंजेस, फ्रंटल बाउंड्री पे कुछ चेंजेस कभी भी नहीं होगा. दैट काइंड ऑफ फ्रंट्स वी कैन से द स्टेशनरी, दैट इज स्टेबल, ऑलवेज स्टेबल है. Then the second boundary we can say it as cold front. तो cold front होगा तो उधर cold एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस आ रहा है. एक ऐसे होगा when a cold air mass replaces a warm air mass by advancing into that warm air mass. वो जो एयर मास, वो वार्म एयर मास का एक रीजन था, यहाँ सोचो दिस इज अ वार्म एयर मास का एक रीजन था, तो यहाँ से कोल्ड एयर मास ऐसा आ रहा है, तो बाद में क्या होगा, दिस कोल्ड एयर मास विल ऑक्यूपाई और रिप्लेस दिस वार्म एयर मास. एज वी नो वार्म एयर मास का डेंसिटी कम है, कोल्ड एयर मास का मच स्ट्रॉन्गर है कोल्ड एयर मास, तो इट हैज द पावर टू replace the warm air mass. Then we can say that as cold air mass, sorry, cold front बोलेगा, or it can be said as cold air mass advance. एक वार्मर एरिया था, उधर बाहर से कोल्ड एयर मास आ रहा है and it will occupy the area of this warm air mass and replace the characteristic of that air mass. Then we can say it as cold front. So if there is cold front, there is warm front as well.
तो वार्म फ्रंट कैसे है? There is active movement of warm air over cold air. When the warm air masses makes way for cold air masses on the ground. यहाँ cold mass को जीतना warm air के लिए कभी भी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है. Always, even in stationary or cold or warm front में, if you look, it is not possible for the warm air mass to defeat cold air mass. फिर भी क्या होगा? अभी यहाँ एक ठंडा एरिया था, तो वार्म एयर मास इधर से आ रहा है, बट कोल्ड एयर मास इसको तो वार्म एयर मास को डिफीट नहीं करेगा. इंस्टेड द वार्म एयर मास विल मूव अप. वो तो ऊपर जाकर ऐसा एस्केप होकर इसका तो जा पाएगा. दैट काइंड ऑफ मूवमेंट वी कैन से इट एज वार्म फ्रंट. एक्टिव मूवमेंट ऑफ वार्म एयर ओवर क्लाउड और कोल्ड एयर टेक प्लेस. But there is no substitution or replace तो नहीं होगा, because cold air mass has much more density. तो ये तो नहीं होगा. फिर भी warm air mass maximum इसका characters change करके cold air mass का characters change करके ऊपर से ऐसे जाएगा. That kind of movement we can say it as warm front. And finally, occluded front. The occlusion start when a cold front catches up a warm front. जैसे cold air mass का जैसे सेम ही है, जो cold air mass warm air mass का यहाँ अभी cold air mass है, यहाँ warm air mass है, and इस एरिया को ये रिप्लेस करने से we will say it as cold air mass. अभी ये तो ऐसा है, यहाँ से एक warm air mass ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, and cold air mass is coming behind. ये तो यहाँ से पीछे से आ रहा है, तो क्या करेगा? यहाँ ये आकर इसको ओवरटेक करेगा, इसके साथ में इसका तो साथ आकर इसको तो ओवरटेक करेगा. तो क्या होगा? ये एयर मास है ना, ये वार्म एयर मास तो थोड़ा डेंसिटी कम है, तो ये नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, एंड ये वार्म एयर मास ऊपर हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट पहले तो ये ऑक्यूपाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड कोल्ड. ये तो ऑक्यूपाई नहीं है, ये ओवरटेक करते समय ये वार्म एयर मास को ऊपर कर देगा एंड कोल्ड एयर मास को नीचे. लास्ट टाइम व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वी हैव स्टडीड अबाउट द इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर. इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम बोल दिया है. देयर आर सर्टेन लोकल कंडीशन वेयर नीचे कोल्ड एयर होगा, ऊपर हॉट एयर होगा. दिस इज द कंडीशन ड्यूरिंग ओक्लूडेड फ्रंट. वो एयर मास जो ठंडा वाला एयर मास था, वो इसको वार्म एयर को ओवरटेक करेगा. उसी टाइम इट विल पुश अप द warm air mass and the cold air mass will occupy at the bottom. This kind of movement we can say it as occluded front, and this will cause the inversion of temperature. Normal आप कैसा था? 6.5 इधर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ऊपर जाने कम हो रहा है. तो ऊपर कोल्ड एयर होगा ट्रोपोस्फियर में. इफ यू लुक at the top of the troposphere there is cold air, and at the bottom there is warm air. But when there is occluded fronts happens, क्या होगा? It will overtake and the cold air will occupy the bottom surface. में क्या होगा? Cold air होगा and ऊपर warm air होगा. That will makes the inversion of temperature also. So these are the major frontal activities. इसमें these are the major points. इस एरिया में कुछ जगह पे कुछ डाउट है? No, sir. Okay, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो पहले पढ़ाया था ना उसमें भी इसका रेलेवेंस आ रहा है. तो धीरे ये तो सब कनेक्टेड है. जो एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज, इंसुलेशन, ये सब पढ़ा है ना, ये सब कनेक्टेड है. तो ज्यादा इंसुलेशन आने से उधर टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वार्म एयर मासेस. तो ऐसा सब इंटर कनेक्टेड है.
ये सब पढ़ने के बाद इफ यू कनेक्ट इट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। वो सर नोट दिया है क्या? नो सर। ओके, हम यहाँ से है ना वो पॉइंट मार्क करके सर को दे रहे, सर बना के दे देगा बोल दिया है। ओके ओके सर। ओके, नया एक और आया है ना। ओके ठीक, कैन बी स्टॉप फॉर द डे, आई विल शेयर द Okay, sir. पीपीटी। Thank you, sir. Okay. Ai, ne vi lampa.